नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, जैसा कि हम लोग का टॉपिक नंबर 14 चल रहा था, टॉपिक नंबर 13 तक आपको हमने कंप्लीट करवा दिया था। 14 का पार्ट फर्स्ट भी आपको कंप्लीट करवा दिया गया है पिछले क्लास में। आज बारी है टॉपिक नंबर 14 के पार्ट 2 पर चर्चा करने का। ध्यान दीजिएगा आराम से। हमने टॉपिक नंबर 14 में जो आपको बताया, उसमें क्या क्या बताया उसका संक्षिप्त विवरण अभी हम रखते हैं, फिर आगे करेंगे बात टॉपिक नंबर 14 के पार्ट 2 पर। हमने टॉपिक नंबर 14 का जब शुरुआत किया था, वहां दो चीज हमने बोला था आपको, और वही दो बात पर डिस्कस कर रहे हैं हम आगे। हमने दो वर्ड बताया था, एक बताया था मल्टीपल, दूसरा बताया था फैक्टर। मल्टीपल जिसको हिंदी में अपवर्त कहा जाता है या गुणज कहा जाता है, जबकि फैक्टर जिसको हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है, अपवर्तक कहा जाता है, भाजक कह सकते हैं आप। समझ रहे बात को? तो हमने बोला था दोनों के बारे में जानकारी जो आपको दिया था कि मल्टीपल का मतलब होता है उससे कटने वाला, नहीं, जबकि फैक्टर का मतलब होता है उसको काटने वाला। अपवर्त उसी को कहा जाता है। मल्टीपल का हिंदी नाम अपवर्त्य है, गुणज है, जबकि फैक्टर का हिंदी नाम है अपवर्तक, गुणनखंड, भाजक। समझ रहे बात को? तो अपवर्त्य का मतलब हुआ गुणज यानी उससे कटने वाला, जबकि अपवर्तक का मतलब हुआ गुणनखंड यानी उसको काटने वाला। अपवर्त्य उसको उससे कटने वाला, अपवर्तक उसको काटने वाला, मल्टीपल उससे कटने वाला, फैक्टर उसको काटने वाला। तो हमने यह सब बात आपको बताया था, और पार्ट फर्स्ट में जो आपको हमने सिखाया था वह प्राइम फैक्टरेशन सिखाया था, यानी अभाज्य गुणनखंडों का संख्या निकालने के लिए पूरा विस्तृत रूप से आपको कंप्लीट करवा दिया हमने, है ना। और प्राइम फैक्टरेशन हमने बोला था कि प्राइम फैक्टरेशन का अर्थ क्या होता है, हमने सिखाया था किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करना, रिप्रेजेंट करना ही कहलाता है, प्राइम फैक्टरेशन कहलाता है। हम प्राइम फैक्टरेशन निकालने का दो तरीका आपको बताए थे, एक था आपका डिवीजन मेथड और दूसरा था फैक्टर ट्री मेथड। नहीं, दोनों तरकीब से हम आपको, है ना, प्राइम फैक्टरेशन करने के लिए आपको सिखाए थे। और उसके बाद कई तरह का प्रश्न आपको बताए थे, किसी संख्या का, पावर वाला संख्या का, गुना वाला संख्या का अगर भाग के रूप में प्रश्न दिया जाए तो सभी प्रकार के प्रश्न आपको क्लियर हमने करवा दिया था। जितना भी प्रकार से एग्जाम में प्राइम फैक्टरेशन आपसे पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना, हर एक प्रकार का प्रश्न क्लियर हो गया था। आज हम उसी टॉपिक नंबर 14 के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे, जहां हम सीखेंगे, वहां तो सीखे थे अभाज्य गुणनखंडों का संख्या निकालने के लिए, यहां सीखेंगे भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। क्या सीखेंगे मेरे भाई? भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सीखेंगे। तो भाजक और गुणनखंड, इसी को अपवर्तक भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? फैक्टर। यानी आज जो हम सीखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने के लिए सीखेंगे। चलिए पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। क्या कहता है? कहता है 72 के कुल कितने गुणनखंड हैं। देखिए सबसे पहली बात है, फैक्टर संबंधित जब भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो माइंड में सबसे पहली बात आना चाहिए प्राइम फैक्टरेशन। यानी किसी भी संख्या का जब फैक्टर आप काउंट करोगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, देखिए फैक्टर में बहुतों तरह का प्रश्न आता है ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, प्योर फैक्टर, सभी फैक्टर का योग, ऑड फैक्टर का योग, इवन फैक्टर का योग, उसके व्युत्क्रम का योग, हर एक प्रकार के प्रश्न आपको क्लियर करवाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट क्यूब फैक्टर जो कि पूछा गया हाल फिलहाल के एग्जाम में, हर एक प्रकार के प्रश्न आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे। कहीं कुछ भी नहीं छूटेगा। आज के बाद फैक्टर संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो आपसे एकदम बिल्कुल चुटकी में बन जाना चाहिए, और बन जाएगा भी, इसका गारंटी हम दे रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूटी, जितना बात बताएंगे उतना कॉपी पर मेंशन करना है, सारे बातों का रिवीजन करना है। चलिए, कहता है पहला प्रश्न 316 कि 72 के कुल कितने गुणनखंड हैं। इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि 72 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। इसका मतलब यही हुआ, क्या हुआ कि 72 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। देखिए एक बार हम छोटा आंकड़ा है मैनुअली काउंट करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात सोचिए, ध्यान दीजिएगा। देखो 72 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। हमने बोला था ना
कि कोई भी संख्या किसी संख्या से कटे चाहे न कटे, वह संख्या एक से और स्वयं से जरूर कटा करता है। एक को यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल फैक्टर। बताइए 72 किससे कटेगा? 72 एक से कटेगा? नहीं। सोच लीजिए छोटा आंकड़ा है, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा? नहीं। 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा आपका, 9 से भी कटेगा आपका, फिर 12 से आपका कटेगा, 13 से नहीं, 14 से नहीं, अच्छा 15 भी नहीं, 16 से भी नहीं कटेगा, 17, 18 से कट जाएगा? नहीं। अच्छा 18 के बाद कहां चले जाइए? 18 के बाद आपका किससे कटेगा? 24 से कट जाएगा आपका, और फिर किससे कट जाएगा? 36 से कट जाएगा, और फिर किससे कट जाएगा आपका? 72 से कट जाएगा, है ना। हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी संख्या किसी संख्या से कटे चाहे ना कटे, वह संख्या स्वयं से और एक से तो जरूर कटा करता है, यानी स्वयं से, जिसको एक सेल्फ और एक को यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है। चलिए देखिए कितना संख्या से कटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो गया? 12। नहीं, एक को यहां क्या बोलेंगे? तो एक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे भाई? यूनिवर्सल फैक्टर। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है। किसको? एक को। एक को यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है। और यह हो गया आपका इटसेल्फ। कोई भी संख्या किसी से कटे चाहे ना कटे, यूनिवर्सल फैक्टर से और अपने आप से तो जरूर कटा करता है। नहीं, अपने आप से और जो है एक से तो जरूर कटा करता। इटसेल्फ हो गया आपका, नहीं इटसेल्फ हो गया आपका। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसको तो हमने मैन्युअली काउंट करके देख लिया कि 72 को टोटल कितनी संख्या से भाग दिया जा सकता है। तो आपका जवाब मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना? 12। यानी 72 को टोटल कितनी संख्या से भाग लगा सकते हैं? तो उत्तर क्या हो गया? 12। लेकिन क्या ऐसे बताना उचित है? तो कहोगे नहीं, ऐसे कभी उचित नहीं है। यह तो छोटा आंकड़ा था, तब ने आप सीधा कहिएगा सर ये तो आसान वाला बात था, तब ने इसे सोच लिए सर आप। अगर कोई बड़ा आंकड़ा रहे तब क्या करेंगे सर? बिल्कुल मेरे भाई, यही आपका प्रश्न होना ही चाहिए। और मेरा जवाब इसके बाद क्या होता है यह सुनिए। जवाब यह है मेरे भाई कि नहीं, यह तो छोटा आंकड़ा था, हम ऐसे करके आपको दिखा दिए। छोटा दिमाग, एकदम दिमाग छोटा सा लगाए कि पहले आप सोच लीजिए कि किसके किससे आप 72 को काट सकते हो। तो हमने ऐसे मैन्युअली सोच करके आपको बता दिया कि 72 को टोटल 12 संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। लेकिन क्या यह उचित तरीका है? तो उचित तरीका नहीं है। अब देखिए हम जो एक्चुअली प्रश्न बनाएंगे कैसे बनाएंगे। देखिए जब भी आपको गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या, इसी को अंग्रेजी में फैक्टर कहा जाता है, यानी अगर टोटल नंबर फैक्टर संबंधित जब भी प्रश्न है, चाहे कोई भी प्रकार का प्रश्न क्यों नहीं हो, फैक्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रश्न जब भी पूछा जाए तो आपके माइंड में यह बात जरूर होना चाहिए कि सबसे पहले आप उसका प्राइम फैक्टरेशन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहला काम यही करना है। अच्छा 72 को क्या लिखोगे? हम प्राइम फैक्टर निकालने की स्थिति में आपको सिखाए थे कि आप सोच सकते हैं आसानी से। बच्चा जैसा हरकत अगर करना है तो कर लीजिए। जैसे आप 72 का प्राइम फैक्टरेशन करना है तो डिवीजन मेथड से कर लीजिए। 2 से लगा लीजिए, कितना हो गया आपका? 36। फिर देखिए 2 से लगा लीजिए, कितना हो गया आपका? 18। फिर 2 से लगा लीजिए, कितना हो गया आपका? 9। फिर देखिए 3 से लगा लीजिए, कितना हो गया आपका? 3। तो क्या लिखोगे? 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2। लेकिन बार बार इतना करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आप दिमाग को थोड़ा तेज दौड़ाइए और सोच लीजिए ऐसा ही कि क्या इसको हम अभाज्य संख्या के पावर के रूप में कैसे आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेरे भाई। अच्छा 72 को क्या लिखोगे? तो कहोगे सर हम लिखेंगे 8 गुना 9। अच्छा 8 को क्या लिखेंगे? लिखेंगे अभाज्य संख्या के रूप में 2 पर पावर 3। और 9 को क्या लिखेंगे मेरे भाई? 3 पर पावर क्या लिखेंगे? 2। नहीं, 2 पर पावर 3 और गुना 3 पर पावर 2। देखिए अगर थोड़ा सा भी अगर आपको कंफ्यूजन है, देखिए फैक्टर ट्री मेथड भी आपको बताया गया, डिवीजन मेथड भी आपको बताया गया। प्राइम फैक्टरेशन का आसान जो होता है वह डिवीजन मेथड होता है, वह भी आसान ही हुआ करता है, समझने का फेर है। लेकिन अगर आपको दिक्कत बुझाए तो आप डिवीजन मेथड से ऐसे फैक्टरेशन कर लीजिए और आराम से कीजिए। 1 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 10 प्रश्न का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका माइंड उस लायक हो जाएगा
कि आप आसानी से किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन आप सोच सकते हैं। इतना भी भारी भरकम संख्या नहीं दे दिया जाएगा कि आप नहीं सोच सकते हैं, बिल्कुल आप सोच सकते हैं मेरे भाई। चलिए, तो हमने ऐसा लिख दिया। सबसे देखो, सबसे पहला बात कि फैक्टर संबंधित जब भी प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहला जो काम करना चला उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ने कर लिया। अब सोचिए ना थोड़ा, अच्छा बताओ 2 पर पावर 3 का कौन कौन सा फैक्टर होगा? तो एक फैक्टर 2 पर पावर 0 नहीं, दूसरा फैक्टर हो गया आपका 2 पर पावर 1, तीसरा फैक्टर हो गया आपका 2 पर पावर कितना 2, अच्छा चौथा फैक्टर हो गया आपका कितना 2 पर पावर कितना 3। आप खुद आप सोच लीजिए ना, देखिए यहां तो आसानी से सोच लिया गया पावर के आधार पर। आप 2 पर पावर 3 का मतलब कितना हो 8। आप देखिए 8 का टोटल 4 ही फैक्टर आएगा, आप दिमाग लगा के देख लीजिए। तो ऐसा ही पावर से सोच लेना आसान है नहीं। 2 पर पावर 3 का कौन कौन सा फैक्टर? 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर कितना 3। अब देखिए 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 का कौन कौन सा फैक्टर होगा? तो कहोगे सर 3 पर पावर 0 होगा सर, 3 पर पावर 1 होगा सर, और 3 पर पावर क्या मेरे भाई? 3 पर पावर आपका 2 हो गया नहीं, 3 पर पावर आपका 2 हो गया। अब देखिए 2 पर पावर 3 किससे किससे कटा? 2 पर पावर 0, 2 पावर 0 का मतलब कितना होता है आपका 1। देखो किसी भी संख्या पर पावर 0, चाहे अलजेब्रिक फॉर्मेट हो, न्यूमेरिकल फॉर्मेट हो, पावर 0 उसका मान 1 होता है रे मेरे भाई। क्या होता है? जैसे ध्यान दीजिएगा, x टू दी पावर 0 का मान कितना हुआ करता है? 1 हुआ करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है। अब अगर इसमें जाएंगे तो हम थोड़ा सा आपको विवरण दे देना चाहते हैं कैसे 1 होता है। देखो सिंपल सा बात आपको हम बताते हैं, सुनिए। जैसे x टू दी पावर 0 का मान, हमने बोला कोई भी अलजेब्रिक फॉर्मेट हो, न्यूमेरिकल फॉर्मेट हो, पावर 0 मान 1 क्यों होता है? इस पर एक कहानी है और यह कहानी हमको जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे हम, क्योंकि यह कहानी ऐसा जुड़ा हुआ है x टू दी पावर 0 का। देखिए यही चलते ना बोलते हैं, कहानी भी हम आपको बता देना चाहते हैं, आपके समक्ष रख देना चाहते हैं, क्योंकि आपसे बड़ा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारा जुड़ाव लड़कों के साथ, बच्चों के साथ, और आपका जुड़ाव मेरे साथ। हमको दिन भर में सबसे ज्यादा अगर कहीं जिंदगी में अगर कहीं मन लगा तो वह था टीचिंग लाइन, और हम शुरू से इसको इंटर पास करके हम इसी काम में लग गए, और मेरा जुड़ाव सदैव लड़कों के साथ रहा है, बच्चों के साथ रहा है। तो अब इसमें कहानी क्या है, ज्यादा टाइम भी नहीं लॉस करना है, हर बात को ध्यान में रखना है। x टू दी पावर 0 का मान आखिरकार 1 होता क्यों है? कहानी यह है मेरे भाई कि देखिए आपका समाज, मेरा समाज आज ऐसा समाज बन गया है कि अगर आप नौकरी नहीं करते हो, सरकारी नौकरी, तो आपके एजुकेशन का कोई वैल्यू आपके समाज में नहीं दिया जाता। यह बात आप कान खोल करके सुन लीजिए। ऐसा होता होगा, आपके तरफ भी होता होगा, आपके घर में भी होता होगा, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। लेकिन अगर देखिए कोई भी व्यक्ति, आप देखिएगा आप कितना हूं तेज क्यों नहीं रहिए, है ना, लेकिन अगर आपके बगल वाला कमजोर भी है और अगर उसका कोई भी प्रकार से, किसी भी एन केन प्रकार से अगर उसका नौकरी हो गया, तो बस लोग आपको बस एक ही बात बोलेंगे, दत्त तू बहुत तेज है, नहीं की कहीं तेज रह के, है ना। देखिए फलानमा के बेटा जे हले वो कमजोर है लेकिन नौकरी कर ले, वो है तेज था। तो आज जो समाज ऐसा बनते जा रहा है कि जहां एजुकेशन का कोई मर्यादा ही नहीं है, कोई मर्यादा नहीं। वैल्यू जो है पैसा का है, सरकारी नौकरी का है, रुतबा का है, एजुकेशन का कोई मर्यादा नहीं रह गया। लेकिन हाँ, एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप मर्यादित हैं, किसी के बोलने न बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए अंतर क्या हो जाता है, सिंपल सा बात है कि अगर आपको सरकारी नौकरी लग जाता है, चाहे आसपास में ऐसा आपको देखने को मिलता होगा कि जब सरकारी नौकरी हो जाता है, सबसे पहली बात, जब तक आपको नौकरी नहीं होगा तब तक तो शादी ब्याह के लिए कोई पूछता नहीं आजकल के लड़का को, है ना। आपका क्या बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत तो प्रभावित करता ही है आपको, लेकिन उससे भी मतलब नहीं। लेकिन अगर सरकारी नौकरी अगर आपको नहीं है तब तक तो लोग आपको पूछेंगे नहीं। लेकिन अगर सरकारी नौकरी हो गया तो लोग आपसे यह भी नहीं पूछना चाहते हैं कि आपका नाम लिखने के लिए आपको खुद आता है कि नहीं आता, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगला के बेटी को सिक्योरिटी चाहिए, वह बस आपके हाथ में जो है अपने बेटी का हाथ दे देना चाहता है। बस जान रहा है कि आपका जो है अकाउंट सैलरीड अकाउंट है, एकदम महीना में फिक्स है कितना रुपया आएगा, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होता है, वहां कोई सवाल जवाब नहीं होता है, एकदम समझ लीजिए स्पष्ट रूप से कुछ नहीं। बस आएंगे लोग, बस कितना ले वो, की कर वो, कैसे कर वो, हो गया, बात खत्म। गांव घर में आप देखते होंगे, है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उतना हम बोल भी नहीं सकते हैं, तो बस वहां कुछ नहीं, आपसे नाम पता ठिकानी पूछ लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको नौकरी नहीं है और आप कहीं भी कोई प्राइवेट संस्था में आप काम करते हो, बढ़िया भी काम क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन लोग को वह चीज बुझाता नहीं है। और बुझाता नहीं यह है
कि जब लोग आएंगे तो बहुतों सारे सवाल जवाब आपसे करने लगेंगे, समझ रहे हैं बात को, बहुतों सारे सवाल जवाब बेतुका वाला। और बुढ़वा जानते हैं कौन कौन सवाल पूछता है गांव घर वाला बुढ़वा? 25 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, चमन्नी, अठन्नी, बहुत तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन नौकरी होगा तो नहीं पूछा जाएगा भाई, यही मेरे समाज का जो है विडंबना है ना। फिर आपको क्या आता है क्या नहीं आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुतों सारा सवाल जवाब किया जाता है। उसी प्रकार का घटना मेरे साथ घटित हो गया, समझ रहे हैं बात को। जब हमने शादी का बस हुआ घर में भाई की शादी करना है, चर्चा छिड़ा आगे, लोग आन जान शुरू किए। तो एक लोग आए, अब उतना नाम पता ठिकानी तो आपको बताने की आवश्यकता हमको नहीं है। आए, लड़की का बहनोई जो था, लड़की का भाई भी आया था, लड़की का बहनोई भी आया था। अब सुनिए कहानी। तो लड़की का भाई हमसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, लड़की का जो बहनोई था आया भाई। 5 बजे मेरा क्लास था ऑफलाइन, हम उनको बोले कि बैठिए चाय नाश्ता होगा। तो नहीं सर, बोल आप बैठिए ना बस आराम से, बोल हमको क्लास भी जाना था, उधर विलंब भी हो रहा था हमको। हम बोले बैठिए, आते हैं तो फिर बातचीत करेंगे, चाय नाश्ता आप लोग कीजिए तब तक। नहीं सर बैठिए, आप ही से काम है। बैठ गए भाई, बैठे, बस डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे किया गया, डायरेक्ट रेशनल नंबर क्या होता है। समझ लीजिए भाई, यह है नौकरी और बिना नौकरी का प्रभाव। अब बताइए वो हमसे क्या रेशनल नंबर पूछेगा भाई, जिसका दिन भर का रोजगार है रेशनल नंबर ही रेशनल नंबर है। जब बोलना शुरू किए तो उसको अर्ध जानकारी था। अर्ध जानकारी बहुत खतरनाक हो, आप बचपन से पढ़ते आए, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। बस इतना में हमारे माइंड से निकल गया, मुंह से। वो बोला कि बल आप ही के पेशा से हम भी जुड़े हुए हैं सर। हमारे मुंह से निकल गया, लगता है आप अंडर 10th को पढ़ाते हैं क्या? तो बोला कि बोल ये आप कैसे कह सकते हैं? हम बोले बिल्कुल कह सकते हैं, बोला आपका नॉलेज यही कहता है। इतना करते करते फिर हमसे क्वेश्चन दागा गया कि x टू दी पावर 0 का मान 1 कैसे होता है। यही चलते हमको याद रहता है, और यह प्रश्न जिंदगी भर आपको हम बताएंगे। हर बैच वाले लोग को बताते हैं कि भाई मेरे अगर नौकरी नहीं लगेगा तो हो सकता है आपसे भी पूछ दिया जाए कि x टू दी पावर 0 का मान 1 कैसे होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा चेला जैसे हम नहीं झुके, वैसे मेरा कोई भी चेला, मेरा भाई जो है, इस तरह वहां की स्थिति में कभी नहीं झुके। कोई भी प्रश्न आए आप आसानी से उत्तर दीजिए, बारीकी ढंग से हर चीज को पढ़िए। यह भी बात तो बहुत सारा प्रश्न पूछा गया, फिर हमसे पूछ दिया गया √2 रियल नंबर है कि नहीं है। हमने बोला बिल्कुल रियल नंबर है √2। तो कैसे रियल नंबर? हम बोले √2 को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए वह रियल नंबर है। तो उसको तो यह सब जानकारी नहीं भारी, उसको तो बस किताबी नॉलेज था, किताबी कीड़ा था। हमने आपको क्या सिखाया रियल नंबर इमेजिनरी के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में, कि जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिए सबका सब रियल है, जिसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया सबका सब काल्पनिक हो गया। समझ रहे बात को? तो हम स्पष्टता के साथ आपको सिखाए हैं। यह सब बात बोले तो उसको तो बोला √2 रियल नंबर नहीं है। हमको गुस्सा आ गया। लड़की का भाई बगल में बैठा था, बोले सर्च करो तुम जी कि √2 रियल नंबर है कि नहीं है। तो बोला कि हाँ सर √2 रियल नंबर है। चुप हो गया। अब हमारे मुंह से निकल गया बताइए 0 ऑड है या इवन है? तो बोलता है 0 कुछ नहीं है, नया ऑड है नहीं इवन है। बोले है ना गलत, आपका जानकारी ही कहता था कि आपका जो है पढ़ाने का स्थिति है वो अंडर 10th के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, जहां हंसा फुसला के आप कुछ भी कर देते हैं। लेकिन मेरा जो बच्चा होता है मैच्योर बच्चा होता है, यहाँ वैसे कीजिएगा ना तो आपका टांग खींच लेगा बच्चा, तुरंत जीभ कवार लेगा आपका। क्योंकि यहाँ सब सीनियर बच्चे होते हैं, हर परिस्थिति को समझते हैं, और यहाँ का जानकारी एकदम बिल्कुल ठोस जानकारी होना चाहिए, तब आप बच्चों के बीच में जा पाइएगा। इसलिए हम आपको हमको कहानी से मतलब नहीं है, हम आपको यह दर्शाना चाहते हैं कि हमारा समाज का सोच देखिए कैसे बनता चला जा रहा है। अगर हम नौकरी करते, हमसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछा जाता, जो घर वाले का रिक्वायरमेंट होता, मेरा रिक्वायरमेंट होता, हो सकता है सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते लोग आराम से, और ऐसा होता है। लेकिन नौकरी नहीं तो बहुत सारे सवाल जवाब किए जाते हैं। हम तो उस घर में शादी भी नहीं की, हम तो वहीं रिजेक्ट हुआ मामला इसका। आगे जहां हुआ वह तो भगवान, ही सब भगवान का किस्मत है। जहां होना था वहां तुमको कोई सवाल जवाब नहीं किया गया, जो लोग समझते हैं बात को। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि लड़की का जो बहनोई होता है ना, वो हमेशा चाहता है कि हमार साढ़ू जो हो ना,
वो हमारा से कम में होशियार हो। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि अगर उससे ज्यादा होशियार चला जाएगा तो फिर उस घर में उसका चलती नहीं चलने वाला है। बहुत तो कहानी हो गया। चलिए बात मुद्दा का करते हैं कि x टू दी पावर 0 का मान आखिरकार 1 होता क्यों है। क्योंकि इस पे हम इतना देर टाइम आपका किल किए हैं, लॉस किए हैं, तो हम बता देना चाहते हैं कि x टू दी पावर 0 का मान 1 होता क्यों है, और आपको भी यह जानकारी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए मेरे भाई। देखो x टू दी पावर 0 का मान 1 इसलिए होता है। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम लिख सकते हैं x पर पावर कुछ भी लिख सकते हैं, एक माइनस में, जैसे ध्यान, सिंपल सा कंसेप्ट में हम बता देना चाहते हैं आपको। x टू दी पावर 0 को क्या लिख सकते हो, x पर पावर एक माइनस में कितना, नहीं। अच्छा एक बात बताइए, पावर कब घटता है, तो कहोगे सर पावर तब घटता है जब बेस इक्वल होता है, डिवाइड में होता है, भाग में होता है तब। पावर कब जुटता है, जब गुना में होता है, बेस इक्वल होता है तब। अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x पर पावर एक और बटा x पर पावर कितना मेरे भाई, एक, नहीं। हमने जीरो को लिख दिया एक माइनस एक, दो माइनस दो लिखे के मन है दो माइनस दो लिख दीजिए, तीन माइनस तीन लिखे के मन है तीन माइनस तीन लिख दीजिए। हमने बोला पावर कब घटता है, जब बेस इक्वल होता है, भाग में होता है तब। देखिए यही चीज को आप सोल्व करके देखिए, आधार समान है, भाग में पावर घट जाएगा, एक्स पर पावर एक माइनस में एक। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम चीज हो गया, कट गया, परिणाम आपको क्या मिल गया मेरे भाई, परिणाम आपको क्या मिल गया, 1। तो आज के बाद कभी भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए इस बात का कि x टू दी पावर 0 का मान 1 क्यों होता है। तो हम बता दिए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा विडंबना हुआ है, आपके साथ जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हो जाए, इसलिए आप होशियार रहिए। और देखिए आपको होशियार रहना ही पड़ेगा, और जानकारी कोई बड़ी बात नहीं, हर चीज का जानकारी होना चाहिए। हमको लगा कि हम बताएं और आ गया तो कहानी भी थोड़ा बता दी आपको। चलिए सब बात पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ हमको पढ़ना है मन लगा करके, और हमारा काम है पढ़ाना, और हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा उस लायक बन जाए कि आपको यह नौबत नहीं आए। बस आपका रुतबा ऐसा हो कि लोग आए और एक बार में आपका सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे कोई भी जगह क्यों नहीं हो। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखो बात हो रहा था टोटल नंबर फैक्टर का, जहां हमने बोला सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टरेशन करना है, हमने कर दिया। अब 2 पर पावर 3 का टोटल फैक्टर आपके समक्ष दिख रहा है, 3 पर पावर 2 का दिख रहा है। अब हमसे गुणनखंडों का संख्या पूछा गया। हाँ मेरे भाई, तो लिखेंगे चलिए गुणनखंडों की संख्या बराबर, समझिए लॉजिक समझिए, इसका कितना फैक्टर हुआ, 1 2 3 4, पावर 3 था, एक बढ़ गया। इसका कितना फैक्टर हुआ, 2 पावर था, एक बढ़ गया, 2 जुड़े। अच्छा एक क्यों बढ़ा, समझ रहे हैं बात को, तो एक इसलिए बढ़ा मेरे भाई क्योंकि एक जो है वह यूनिवर्सल फैक्टर है। कोई भी संख्या किसी से कटे चाहे ना कटे, एक से और स्वयं से तो कटता ही है। एक आपका बढ़ रहा है पावर 0 के कारण, तो देखिए बढ़ा दीजिए, तो 4 गुना 3 यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसका कितना हो गया, तो 12 हो गया। यानी 72 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो 12 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। समझ रहे बात को, आपको हम मैन्युअली काउंट करके दिखा दिए थे और ऐसे भी बता दिए, 12 वहां भी आया था, 12 देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, तो अगर इससे संबंधित प्रश्न अगर पूछा जाए तो उसका प्राइम फैक्टरेशन आप कीजिए, और पावर में एक बढ़ा करके, इतना जो कर रहे हैं ना, ये सब करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, पावर में आप एक बढ़ा करके गुना कर लीजिए। क्यों एक बढ़ा रहे हैं, एक के कारण, एक जो यूनिवर्सल फैक्टर है, एक बढ़ा जो भी पावर, जैसे यहाँ पावर 3 था एक बढ़ा लेंगे 4, यहाँ 2 था एक बढ़ा लेंगे, और भी कोई अगर प्राइम नंबर होता, जैसे अगर 5 हो 7 लगा हो, तो जो भी उसका पावर एक बढ़ा कर गुना कर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको मिल जाएगा। चलिए अब इसको हम सारा कॉम्बिनेशन लिख करके दिखाते हैं। अच्छा सोचिए ना, 72 को 2 पर पावर 3, 72 को हमने क्या लिखा था मेरे भाई, 72 को हमने लिखा था 2 पर पावर 3 का प्राइम फैक्टरेशन किया तो, और 3 पर पावर 2, सारा कॉम्बिनेशन लिख करके आपको सिखाते हैं। अच्छा 2 पर पावर 3 का कौन कौन सा फैक्टर हुआ, तो 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, हाँ 2 पर पावर 2, और 2 पर पावर कितना हो गया आपका 3, नहीं। अच्छा 3 पर पावर 2 का, 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, और 3 पर पावर कितना हो गया 2, यही है ना मेरे भाई। अब देखिए
तो बारी बारी से गुना करके देखिए कि सारा फैक्टर आपको मिलता है कि नहीं। 2 पर पावर 0 से एक बार इसमें गुना कीजिए, एक बार इसमें कीजिए, एक बार इसमें कीजिए। चलिए 2 पर पावर 0 का मतलब कितना हुआ, 1। एक में 1 से गुना करेंगे, सारा फैक्टर मिलाते चलते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए 1 में 3 से गुना करेंगे, क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। देखिए सारा फैक्टर आपको मिल जाएगा, है ना। 1 में 9 से गुना करेंगे, क्या मिल जाएगा आपको, 9। चलिए 2 पर पावर 1 से फिर सब में गुना कीजिए, 2 पर पावर 1 से, यानी 2 गुना 1 क्या मिल गया आपको, तो 2 मिल गया। 2 गुना 3 क्या मिल गया आपको, 6 मिल गया। 2 गुना 9 क्या मिल गया आपको, 18 मिल गया। चलिए 2 पर पावर 2 यानी 4 से, 4 से 1 में करेंगे 4, 4 में 3 से करेंगे 12, 4 में 9 से करेंगे 36, 4 में 1 से किए क्या मिला आपको, 4, 4 में जो है कि 3 से किए क्या मिला, 12, 4 में जो है कि 9 से किए क्या मिला, 36। चलिए अब देखिए 2 पर पावर 3 से इसमें एक बार इसमें एक बार इसमें, तो 2 पर पावर 3 से 1 में कीजिए, तो 2 पर पावर 3 का मतलब 8, 8 में 1 से करेंगे 8, 8 में 3 से करेंगे 24, 8 में 9 से करेंगे क्या मिलेगा, 72। समझ रहे बात को, तो यहीं से टोटल फैक्टर आपको मिलता है, यानी गुणनखंडों की संख्या अगर देखें, है ना, ध्यान दीजिएगा। गुणनखंडों की संख्या बराबर, तो 4 गो इसका फैक्टर 3 गो, डायरेक्ट गुना कर लीजिए, 4 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा आपका, 12। कितना हो गया, 12। तो हर एक यार सारा कॉम्बिनेशन लिख करके आपको दिखा दिए कैसे कैसे फैक्टर का प्राप्ति होता है। तो सीधा बात समझ लीजिए, फैक्टर जिसको हिंदी में अपवर्तक भी कहा जाता है, गुणनखंड भी कहा जा सकता है, भाजक भी कह सकते हैं। आप समझ गए बात को। अब देखिए जब भी फैक्टर संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहला जो काम होगा मेरे भाई, उसका प्राइम फैक्टरेशन करना। क्या करना, प्राइम फैक्टरेशन करना, यानी उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, पावर के रूप में लिखेंगे, पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर लेंगे, तो भाजकों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए यही बात नोट करके आपके समक्ष हम रख भी दिए हैं, लिख लेना है आपको वहीं पर। जो बात हम बताए वही बात नोट करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ मेरे भाई, कि भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो पहले संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उसे पावर के रूप में लिखेंगे, तथा प्रत्येक पावर में 1 जोड़कर गुना कर लेंगे, तो भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी मेरे भाई। ऐसा क्यों बोला गया, पावर में 1 क्यों बढ़ाते हैं, उसका कारण है 1। 1 को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर। तो देखो फैक्टर संबंध, अभी तो फैक्टर संबंधित प्रश्न का शुरुआत हुआ है ना। तो जब भी फैक्टर संबंधित प्रश्न पूछा जाए, माइंड में सबसे पहला बात आना चाहिए उसका प्राइम फैक्टरेशन। उसका प्राइम फैक्टरेशन करना है, उसको अभाज्य संख्या के पावर के रूप में लिखना है, फिर हर पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर लीजिए, भाजकों की संख्या गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। पावर में 1 बढ़ाने का कारण क्या होता है, किसी भी का आप फैक्टर निकालोगे तो उस पर पावर 0 भी उसका एक फैक्टर हुआ करता है। चलिए अब अगला प्रश्न पर आते 317। कहता दोस्त, देखिए प्रश्न बनाना बहुत आसान सा बात था, शुरू में समझाना था, हमने सब बात समझा दिया, अब केवल प्रैक्टिस करना है। कहता 200 के कुल कितने गुणनखंड हैं। अब देखिए कहता 200 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो इसका प्राइम फैक्टरेशन करना है, इसको अभाज्य संख्या के पावर के रूप में लिखना है। सबसे पहला काम यही हम करते हैं। अच्छा बताइए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो साइड में आप तोड़ लीजिए डिवीजन मेथड के माध्यम से। अरे मेरे भाई 200 को आप क्या लिखोगे, 25 गुना 8, 25 200, यानी 8 को क्या लिखेंगे, 2 पर पावर कितना, 3। अच्छा 25 को क्या लिखेंगे, 5 पर पावर कितना, 2 हो गया। अब लिखेंगे कि गुणनखंडों की संख्या बराबर, यही पूछा गया। अब लिखेंगे कि गुणनखंडों की संख्या बराबर, है ना, गुणनखंडों की संख्या बराबर, पावर में जो है कि 1 बढ़ाइए और गुना कर लीजिए। पहला पावर कितना था, 3, 1 बढ़ाएंगे, 3 प्लस में 1, दूसरा पावर कितना है, 2, यह हो गया 2 प्लस में कितना मेरे भाई, 1, यह हो गया 4 गुना 3, यानी कितना हो गया आपका 12। कितना हो गया मेरे भाई, 12। यानी 200 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो 12 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। यानी 200 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा आपका, 12। 200 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना, 12। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, पावर में क्यों बढ़ा, क्योंकि 2 पर पावर 3 का कौन कौन सा फैक्टर होगा, 2 पर पावर 0, 1, 2, 3, 4 फैक्टर इसका, इसका 3 फैक्टर, 4 गुना 3, यानी सारा कॉम्बिनेशन लिख करके भी आप देखिएगा तो सारा फैक्टर का प्राप्ति आपको मिल जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अब उतना करने की आवश्यकता नहीं, एक प्रश्न में सारा बात डिटेल सिखाया, अब केवल हमको प्रैक्टिस करवाना है।
फिर से सुनिए, अगर गुणनखंडों की संख्या, भाजकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, वही बात हुआ, अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसको अभाज्य संख्या के पावर के रूप में लिखते हैं, फिर प्रत्येक पावर में एक जोड़कर गुना करते हैं तो भाजकों की संख्या गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाती है। पावर में एक बढ़ाने का कारण क्या है? क्योंकि पावर में एक इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि सब पर पावर जीरो, यानी एक जो है वह यूनिवर्सल फैक्टर है। ध्यान दीजिएगा, कहता है 120 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है? ध्यान देना मेरे भाई, यानी 120 का कुल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको बताना है। 120 के कुल कितने गुणनखंड है? बात वही है, हम पहले ही बता चुके हैं, गुणनखंड का मतलब होता है उसको काटने वाला, यानी कितना संख्या से भाग दे सकते हैं। गुणज का मतलब हुआ उससे कटने वाला। चलिए तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? आसानी से सोचिए ना, इसको 120 है, बार बार फैक्टराइजेशन करना उचित नहीं है, बच्चापन वाला दिमाग नहीं लगाना है। आप होशियार हैं, बड़े हैं, थोड़ा दिमाग को बड़ा ढंग से लगाइए। 120 15 20 से, यानी देखो तो देखो 2 पर पावर 3 8 हो गया, 15 को लिखेंगे 3 पर पावर 1 और गुना 5 पर पावर कितना हो गया आपका 1। अब देखिए कुल गुणभाजकों की कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, यानी टोटल गुणनखंडों का संख्या आपसे पूछा गया 120 का, है ना। तो लिखेंगे कि गुणनखंडों की संख्या बराबर हर एक पावर में एक बढ़ा करके गुना करना है। अच्छा, पहला पावर कितना है आपका? तो पहला पावर 3 है, एक बढ़ा लीजिए। चलिए 3 प्लस में 1, दूसरा पावर आपका 1 है, एक बढ़ा लेंगे, 1 प्लस में 1, फिर अगला पावर 1 है, 1 प्लस में कितना हो गया आपका 1, गुना कर लीजिए। 4 गुना 2 8, दूना 2 कितना हो गया आपका 16, कितना मेरे भाई 16। यानी 120 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? तो 16 संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। यानी 120 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना मेरे भाई? तो 120 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो हो गया आपका, वह कितना हो गया आपका 16 हो गया, है ना। तो जब भी भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, यानी अभाज्य संख्या के पावर में लिखिए, हर पावर में एक बढ़ा करके गुना कर लीजिए, भाजकों की संख्या गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। एक बढ़ाने का कारण है 1। चलिए, कहता 2280 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है, यानी इसका भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको बताना है। तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। देखिए अगर थोड़ा सा मुश्किल आंकड़ा लगता है ना, तो आप डिवीजन मेथड से इसका निकाल लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 बार में लगा दीजिए 1140, फिर देखिए लगा दीजिए 2 बार में, यानी कितना हो गया आपका 570। हाँ, फिर लगा दीजिए 2 बार में, है ना 285, फिर 3 बार में 95, फिर 5 से कितना हो गया 19। अब लिख दीजिए इसको अभाज्य संख्या पावर के रूप में। 2 का इस्तेमाल कितना बार? तो 3 बार। 3 का इस्तेमाल कितना बार? तो 1 बार। 5 का इस्तेमाल कितना बार? 1 बार। 19 भी एक अभाज्य संख्या है, कितना बार? 1 बार। नहीं, चलिए हमने इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया, अभाज्य संख्या के पावर के रूप में इसको लिख दिया। आपसे कहता कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा गया। अब लिखेंगे, है ना, कि गुणनखंडों की संख्या बराबर, चलिए पावर में जो है से कि 1 बढ़ाइए और गुना कर लीजिए हर पावर में। पहला पावर कितना है 3, 1 बढ़ा रहे हैं, 3 प्लस में कितना 1, अगला पावर कितना 1, 1 प्लस में 1, फिर देखिए अगला पावर 1, 1 प्लस में 1, फिर देखिए अगला पावर 1, फिर हो गया आपका 1 प्लस में कितना 1। अब देखो मेरे भाई कितना हो गया आपका 4 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 दूना 8 दूना 16 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 32। कितना मेरे भाई 32, यानी कितना हो जाएगा आपका 32। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। तो देखो बार बार हम बोल रहे हैं कि जब भी आपको भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहला काम है आपका उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, अभाज्य संख्या के पावर के रूप में लिखना, फिर प्रत्येक पावर में एक जोड़ करके गुना कर लीजिए तो भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न पर आइए। देखिए यह जो प्रश्न है, यह भी प्रश्न CHSL के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कहता है कि 10 पर पावर 17, 10 पर पावर 17 के धनात्मक पूर्णांकीय गुणनखंडों का संख्या आपसे पूछा जा रहा है। नहीं, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, देखो इसको क्या लिख सकते हो, लिखेंगे 2 गुना कितना लिखेंगे 10 को 5, अब पर पावर कितना हो गया आपका 17, है ना। अब देखो ध्यान देना, क्यों लिख सकते हैं अभाज्य संख्या पावर के रूप में, यानी कितना लिखिएगा 2 पर पावर 17 और गुना 5 पर पावर कितना हो गया आपका 17। अब देखिए जो बात हमने बताया, आपको गुणनखंडों की संख्या पूछा, लिखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर, है ना, कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर
हाँ, कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर, चलिए पावर में एक बढ़ा लीजिए, है ना, तो यह हो जाएगा 17 प्लस में कितना 1, फिर हो गया आपका 17 प्लस में कितना 1, 18 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 324, कितना 324, है ना। अभाज्य संख्या के पावर के रूप में लिख दिए, 10 को लिख दिए 2 गुना कितना 5, है ना। अब देखिए पावर 17 था तो इसको लिख देंगे 2 पर x गुना, यह भी बात हम आपको कई बार बताए हैं, आगे भी बताएंगे कि x गुना बाई टू दी पावर m बराबर होता है मेरे भाई x पर पावर m, और गुना बाई टू दी पावर क्या होता है am, नहीं x पर पावर m गुना बाई टू दी पावर क्या होता है am। तो गुना में सम्मिलित रूप से पावर है तो अलग अलग पावर देकर के आप लिख सकते हैं, कहीं कोई कुछ भी गलत होने की संभावना नहीं है। 2 पर पावर 17 और यह हो गया आपका 5 पर पावर क्या हो गया आपका 17, नहीं। अब देखिए ना आपसे क्या कहता है, तो यही पूछा गया था कुल कितने इसके धनात्मक पूर्णांकीय गुणनखंडों का संख्या पूछा था, 324 हो गया। चलिए आगे बढ़िए, कहता 10,500 के है ना कुल कितने गुणनखंड हैं। अच्छा किसका बोला है, 10,500 के कुल कितने गुणनखंड हैं, यानी इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको बताना है, यानी 10,500 को कुल कितनी संख्याओं से मेरे भाई पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। तो जो बात बताए हैं वही काम यहां भी कीजिए, यानी इसका प्राइम फैक्टेशन कर लीजिए। अब देखिए आराम 2 गो 0 के लिए 2 गो 2 2 गो 5, 105 को क्या लिखिएगा समझिए, 2 तो केवल यही है, 2 इसमें नहीं है। अच्छा 105 को क्या 7 21 25 75 से ध्यान दीजिएगा, तो 2 पर पावर 2, अच्छा 3 तो एक बार इसमें आएगा, 3 पर पावर 1, अच्छा 5 एक बार इसमें, 5 दो बार इसमें, 5 पर पावर कितना हुआ 3। अच्छा उसके बाद ध्यान दीजिएगा 7 का प्रयोग हुआ था एक बार, 7 पर देखिए 2 गो 0 के लिए क्या लिख दिए, आराम से देखिए फैक्टरेशन करने से बढ़िया आराम से बात को सोच लीजिए आप। जीरो का निर्माण एगो 2 और एगो 5 के माध्यम से हुआ करता है, 2 गो 0 2 गो 2 2 गो 5, 2 तो भाई 2 गो 2, अच्छा 2 का प्रयोग केवल और केवल 2 बार है, दो का प्रयोग केवल 2 बार। अच्छा अब देखिए 3 इसमें एक बार आया, 3 एक बार, 5 इसमें 2 बार, 5 इसमें एक बार, यानी 5 का प्रयोग 3 बार, और 7 105 वाला में एक बार, 7 पर पावर कितना। आपसे कुल गुणनखंडों का संख्या पूछा गया, लिखेंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर है ना, कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर, अब देखिए ना तो क्या करना है, पावर में एक बढ़ाकर गुना करना है। चलिए पावर में जो है सकी एक बढ़ा करके गुना कर लीजिए, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने। पहला पावर कितना है आपका 2, ये हो जाएगा 2 प्लस में 1, अगला पावर कितना है आपका 1, 1 प्लस में 1, फिर अगला पावर 3, 3 प्लस में 1, फिर अगला पावर कितना 1, क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस में कितना 1, है ना। अब देखिए गुना कर लीजिए इसको, ये हो गया 3 गुना 2 गुना 4 गुना 2, देखो 6 चौका 24 और गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 48, 48 यानी 10,500 के कुल कितने गुणनखंड है, तो 48 गुणनखंड है। कितना मेरे भाई 48 गुणनखंड है, यानी कहने का मतलब है कि 10,500 को कुल 48 संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है, नहीं कितना से 48 संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं, देखिए अब क्या कहता है, अभी जितना भी प्रश्न आपको करवाया गया है ना, सब में वही बात पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का संख्या कहिए या भाजकों का संख्या कहिए। यहां पर थोड़ा एक प्रश्न डिफरेंट है, कहता 10,500 के शुद्ध भाजकों की संख्या कितनी है, यानी प्योर फैक्टर पूछा मेरे भाई। अच्छा ये एक वर्ड आ गया शुद्ध भाजकों का संख्या, यह क्या है इसको समझ लीजिए। अच्छा शुद्ध यानी प्योर, एक बात सुन लीजिएगा, अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि शुद्ध भाजकों का संख्या बताइए, मेरे भाई कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा चीज है। अगर शुद्ध भाजकों का संख्या पूछे तो कुल भाजकों की संख्या में 2 घटाकर उत्तर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि एक को और स्वयं को शुद्ध भाजक नहीं कहा जाता है। क्या बोले, अगर शुद्ध भाजकों का संख्या आपसे पूछा जाए तो 2 घटाकर उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि एक को और स्वयं को शुद्ध भाजक नहीं कहा जाता है। जैसे
अभी आपने देखा था कि 10,000, अभी पीछे जो जस्ट 321 नंबर प्रश्न था वह कहता था 10,500 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, यानी उसका टोटल नंबर फैक्टर बताना था। यहां प्योर फैक्टर बताना है। अगर आपसे शुद्ध भाजकों का संख्या पूछे तो कुल भाजकों की संख्या में 2 घटाकर उत्तर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक को और स्वयं को शुद्ध भाजक नहीं कहा। जैसे 10,500 का टोटल नंबर फैक्टर जो आया था आपका, आप देख लीजिए पीछे के प्रश्नों में, वह आया था कितना, 48, यानी 10,500 को टोटल 48 संख्या से भाग लगा सकते हैं। इसका जो 48 फैक्टर आया होगा, इसमें मेरे भाई एगो तो एक होगा और एगो स्वयं संख्या भी उपस्थित होगा, क्योंकि कोई संख्या किसी से कटे चाहे ना कटे, एक से और स्वयं से जरूर कटा करता है। एक और एक को यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है। तो अगर शुद्ध भाजकों का संख्या आपसे पूछा जाए, यहां यही पूछा गया आपसे, है ना, क्या पूछा गया है कि शुद्ध भाजकों की संख्या बता दीजिए। तो अगर आपसे शुद्ध भाजकों का संख्या पूछा जाए तो कुल भाजकों की संख्या में 2 घटाकर उत्तर देंगे। टोटल भाजक कितना था इसका, 10,500 का कितना था मेरे भाई, 48, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना, 48। यहां प्योर फैक्टर पूछा, शुद्ध भाजकों का संख्या पूछा, 2 घटाकर उत्तर देंगे। 48 में से 2 चला गया, कितना मेरे भाई, 46। कितना हो जाएगा आपका, 46। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई, डी हो जाएगा। यही बात यहां भी लिखा हुआ है, आप लिख भी लीजिएगा कॉपी पर नोट करके कि अगर शुद्ध भाजकों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कुल भाजकों की संख्या में 2 घटाकर उत्तर देंगे, क्योंकि एक को और स्वयं संख्या को शुद्ध भाजक कहा नहीं जाता। तो इसमें कोई बड़ी वाला बात नहीं था, बाग मारने वाला बात नहीं था। प्योर फैक्टर पूछा, कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर फैक्टर निकाल करके 2 घटा लेंगे, है ना। चलिए, हाँ, कहता अब की बार देखिए 120 के कुल सम गुणनखंडों का संख्या बताइए। देखिए अभी तक हम आपको 2 प्रश्न सिखा दिए हैं, और 2 प्रश्न क्या सिखा दिए हैं, एक गुणनखंडों का संख्या निकालने के लिए सिखाए, एक शुद्ध भाजक गुणनखंड यानी भाजक कहिए, और एक आपका हो गया प्योर फैक्टर, शुद्ध भाजकों की संख्या, शुद्ध गुणनखंडों का संख्या। वहां बोला हमने 2 घटा को उत्तर दीजिए। अब कहता 120 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। कहने का मतलब है कि 120 को कुल कितनी सम संख्याओं से जो है कि भाग दिया जा सकता है, ऐसा प्रश्न आया। केवल सम गुणनखंड आपको बताना है। अच्छा एक बात बताइए, आपको हम बताए भी हैं कि देखो मेरे भाई, जो सम संख्या होता है आपका, जो इवन नंबर हुआ करता है, उसका जो फॉर्मेट होता है वह कैसा होता है, वह 2k का हुआ करता है। कैसा, 2k का। अच्छा, और जो ऑड नंबर होता है उसका फॉर्मेट कैसा होता है मेरे भाई, उसका फॉर्मेट होता है 2k प्लस माइनस 1 का। कैसा होता है, 2k प्लस माइनस 1 का, है ना। इवन नंबर जो होता है वह 2k के प्रारूप का होता है, ऑड नंबर जो होता है वह 2k प्लस माइनस 1 के प्रारूप का हुआ करता है। हाँ ध्यान दीजिएगा, यह तो ऑड इवन पे बात हो गया। अब हमको कहता है 120 के कुल सम गुणनखंडों का संख्या बताइए, यानी 120 का वैसा फैक्टर बताइए जो कि इवन हो। देखिए, चाहे हम पहले ही बोल चुके हैं कि फैक्टर संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसमें सबसे पहला आपका दिमाग जाना चाहिए प्राइम फैक्टरेशन पर, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। अच्छा 120 को आप क्या लिखोगे अभाज्य संख्या के पावर के रूप में, तो 15 से नहीं, यानी 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1 और गुना 5 पर पावर कितना हुआ 1। आप देख लीजिए 5 3 15 से। अब देखिए अगर आपको इवन फैक्टर निकालना है, अभी जो बात लिखा है उस पर ध्यान नहीं दीजिए, आप निकालिए, जो आपका कंक्लूजन होगा वही वहां लिखा हुआ मिलेगा नोट करके, है ना, वह सब ऐसा ही आपको दे देते हैं हम। हाँ अब देखिए 2k के प्रारूप का होता है इवन नंबर, इसलिए 2 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। अब आपके पास बच गया 2 का स्क्वायर गुना 3 पर पावर 1 और गुना 5 पर पावर कितना मेरे भाई, 5 पर पावर हो गया आपका 1। आपसे क्या कहता है, कहता सम गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछा गया, सम गुणनखंडों की संख्या। कहता सम गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए। हाँ ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे कि सम गुणनखंडों की संख्या बराबर, अब सुनिए, अगर आपको इवन फैक्टर चाहिए तो हमने 2 कॉमन कर लिया,
अब देखिए इस 2 से आपको कोई ताल्लुकात नहीं रखना है, 2 कॉमन हो गया, इसका मतलब आगे का जो भी संख्या मिलेगा 2 का मल्टीपल ही होगा, हम 2 पहले उसके लिए छिपा लिए हैं, है ना। तो 2 निकाल लीजिए, इस 2 से आपको कोई ताल्लुकात नहीं रखना है। बाद बाकी जैसे आप काम करते हैं पावर में 1 बढ़ाकर गुना करने वाला वैसे कर लीजिए। पावर में 1 बढ़ाइए, 2 बचा, तो 2 प्लस में 1, अगला का पावर 1 बचा, 1 प्लस में 1, अगला का पावर 1 बचा, फिर हो गया आपका 1 प्लस में कितना 1, तो 3 गुना 2 6 और गुना 2 कितना हो गया आपका 12, यानी 120 के कुल सम गुणनखंडों का संख्या कितना हो जाएगा आपका 12। यानी कहने का मतलब यह है कि 120 को काटने वाला टोटल सम संख्या कितना हो गया 12। आप सोच सकते हैं बिल्कुल सही आएगा, हम दोनों दिखा देंगे आपको कि 120 का कितना फैक्टर आया, ऑड फैक्टर कितना आया, इवन फैक्टर कितना आया। अभी तो इवन फैक्टर निकालने के लिए आपको सिखा रहे हैं, तो अगर इवन फैक्टर आपसे पूछा जाए तो 2 कॉमन कर लीजिए, और 2 कॉमन के बाद जैसे काम करते हैं वैसे ही काम करेंगे, है ना। इसमें ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यही चीज को आपके समक्ष हम कुछ लैंग्वेज के रूप में नोट करके दे भी दिए हैं, ताकि जिनको रटना रट भी लीजिए और जिनको समझना समझ भी लीजिए आराम से। देखिए इस समझिएगा बात को, तो इससे आगे भी जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हमने निकाला कि 120 का वैसा फैक्टर जो कि 1 हो, इसको कह सकते हैं कि यह 120 का सब वैसा फैक्टर है जो 2 का गुणज है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि 120 का वैसा फैक्टर बताइए जो 5 का गुणज है, तो वहां 5 कॉमन करेंगे। 120 का वैसा फैक्टर बताइए जो 6 का गुणज है, तो 6 कॉमन करेंगे। तो यह जो है आगे का प्रश्न का राह रास्ता भी यह तैयार कर दिया। अब देखिए रट्टा मारना है, क्या लिखा हुआ है, अगर समभाजकों की संख्या ज्ञात करनी हो तो 2 के पावर में 1 नहीं जोड़े तथा अन्य संख्या के पावर में 1 जोड़कर गुना कर लेंगे तो समभाजकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। वही बात है भाई, यहां 2 कॉमन कर ले रहे हैं, समझ रहे बात को। जैसे पावर आप 1 जो जोड़ते वो एगो 2 निकल जा रहा है, आप बढ़ा लीजिए, बात वही हुआ। यहां क्या बोल रहे हैं कि 2 के पावर को जस का तस छोड़ दीजिए, है ना, यानी 2 का जो पावर है वही इस्तेमाल कीजिए। अब बाद बाकी में जैसे काम करते वैसे ही काम कीजिए, तो बात वही हुआ, कॉमन कर लीजिए, उसके बाद नियम लगाइए, चाहे जो ऐसे कि आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कीजिए। चलिए तो ऐसे भी आपको सिखा देते हैं। हाँ 120 का बात था, इसका प्राइम फैक्टरेशन क्या हो गया था, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर कितना 1। आपको सम गुणनखंडों का संख्या पूछा गया था, क्या पूछा गया था, सम गुणनखंडों का संख्या। हाँ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, सम गुणनखंडों का संख्या आपसे पूछा गया था। तो सम गुणनखंडों की संख्या बराबर, हमने बोला 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाद बाकी अन्य संख्या के पावर में जैसे काम करते हैं, 2 का पावर 3 है तो 3 इस्तेमाल कर लीजिए, अन्य संख्या के पावर में जैसे जोड़ करके गुना करते हैं वैसा ही करेंगे, है ना। देखिए 3 गुना 2 6 गुना 2 कितना हो गया 12, यानी 120 के टोटल इवन फैक्टर कितना हो जाएगा आपका 12, नहीं, यानी 120 को टोटल 12 सम संख्याओं के द्वारा पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। तो आप जैसे समझिए 2 कॉमन कर लीजिए, उसके बाद आप जैसे नियम लगाते हो वैसे लगा लीजिए। नहीं तो दूसरा रूप में अगर समझना है आपको तो हमने बोला 2 के पावर को जस का तस छोड़ दीजिए, उसमें पावर में 1 मत बढ़ाइए, है ना, और बाद बाकी अन्य संख्या के पावर में 1 बढ़ाकर गुना कर लीजिए, है ना, आपको इवन फैक्टर आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं, अगला प्रश्न पर आ जाइए। देखिए क्या कहता है, कहता 2160 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। चलिए निकाल लेते हैं, किसका बात किया गया 2160 का। तो सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टरेशन करना है, इसको अभाज्य संख्या के पावर के रूप में लिखना है। हाँ मेरे भाई देखो कैसे लिखोगे, 216 को क्या लिखोगे 6 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, एगो 2 यहां है, 2 एगो 5, तो 2 का क्यूब एगो 2, तो 2 पर पावर कितना हो गया आपका 4, अच्छा 3 पर पावर 3 और 5 पर पावर कितना हो गया मेरे भाई 1। आराम से कर लिया ना, कहीं कुछ डिवीजन मेथड से भी फैक्टरेशन करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। हाँ जहां आवश्यकता बुझाएगा वहां हम करके दिखा देंगे, जहां भी थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे माइंड में, हाँ थोड़ा बड़ा आंकड़ा रहे, उलझाऊ आंकड़ा रहे, तब वो सब काम कीजिए, तब आप पर यह शोभा देता है। 216 6 का क्यूब यानी 2 का क्यूब 3 का क्यूब, 2 का क्यूब एगो 2, 2 पर पावर 4, 3 का क्यूब हो गया एगो 5 यहां बच गया। अच्छा सम गुणनखंडों का संख्या चाहिए तो 2 कॉमन कर लीजिए, क्योंकि इवन नंबर जो होता है वह 2k के प्रारूप का होता है। बच जाएगा 2 पर पावर 3 है ना, 3 पर पावर 3 और 5 पर पावर कितना बच गया आपका मेरे भाई 1। आपको सम गुणनखंडों का संख्या चाहिए, नहीं लिखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या बराबर, है ना,
चलिए जैसे काम करते, इस दो से हमको कोई ताल्लुकात रखना नहीं है, इस दो से कोई मतलब नहीं है। जैसे काम करते हैं आप कॉमन के बाद पावर में एक बढ़ाइए, 3 जोड़ 1, फिर हो गया 3 जोड़ 1, फिर कितना हो गया आपका 1 जोड़ कितना हो गया मेरे भाई 1, है ना, गुना कर लीजिए तो हो गया 4 गुना 4 गुना 2। अच्छा 4 चौके 16 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 32, या क्या हो गया आपका उत्तर 32। यानी 2160 के सम गुणनखंडों का संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 32 हो जाएगा। यानी 2160 को जो है कुल कितनी सम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो 32 सम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। अगर आप वही दूसरा रूप में बनाते जो रटवाए हैं तो उससे भी आप बना सकते थे। तो प्राइम फैक्टरेशन कीजिए, 2 पर पावर 4 है ना, 3 पर पावर 3 और 5 पर पावर कितना 1। बस वही बात है यहां भी बोला गया, आपको सम गुणनखंडों का संख्या समझने का फेर है। सम गुणनखंडों का संख्या अगर आपको निकालना है मेरे भाई, तो 2 के पावर में 1 मत बढ़ाइए, 2 के पावर में 1 मत बढ़ाइए, जो पावर है वही इस्तेमाल कीजिए। अन्य संख्या के पावर में जैसे कि 1 बढ़ा करके आप गुना कर लीजिए, तो भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए 4 चौके 16 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 32। तो जैसे आप सोचिए, वे जैसे आपको आसान लगे वैसे ही प्रश्न को बनाइए। अगर आपको लगता है कि 2 कॉमन करने के बाद नियम लगाएं तो ऐसे बना लीजिए। अब अगर रटने का मन है आपको तो हम जो बात बोले उसको रटिए। आप अगर ध्यान में रखिएगा तो ठीक है, रटने की क्या आवश्यकता है। देखिए हम बार बार बोलते हैं जो भी ट्रिक होता है वो आपके प्रोसेस का कंक्लूजन हुआ करता है, लास्ट का हिस्सा हुआ करता है। तो हमने क्या बोला, यहां बोला सम गुणनखंडों का संख्या अगर निकालना है तो 2 के पावर में 1 मत जोड़िए, अन्य संख्या के पावर में 1 जोड़कर गुना कर लीजिए तो आपको सम गुणनखंडों का संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए कहता है 120 के विषम गुणनखंडों का संख्या बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बोला ऑड नंबर जो होता है 2 के प्लस माइनस 1 के प्रारूप का होता है। तो सबसे पहला जो काम है प्राइम फैक्टरेशन वाला वो कीजिए। इस सबको भी ध्यान मत दीजिए, इसके बारे में भी आपको हम बता देंगे, बस जो हम करेंगे वही चीज लिखा हुआ है। 120 को क्या लिखेंगे, 15 टी 20 2 पर पावर 3 और गुना 3 पर पावर 1 और गुना 5 पर पावर कितना मेरे भाई, 5 पर पावर हो गया मेरे भाई 1, नहीं 5 पर कितना हो गया आपका 1, है ना। आवाज जा रहा है, किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा, आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है किन्हीं को। चलिए ठीक है, आवाज सही था, थोड़ा बैटरी हमको लगा कि खत्म तो नहीं हो गया ना भाई, एक 50 मिनट से ऊपर का क्लास हो गया है। 1 मिनट थोड़ा रुक ही जाइएगा आप लोग, है ना, बैटरी समापन की स्थिति में है, थोड़ा बैटरी चेंज कर लेते हैं उसके बाद हम चलेंगे। बैटरी थोड़ा जो है ना समाप्त हो गया था, तो हमको डर लग रहा था कि आवाज भले न कट जाए, फिर मेरा भी मेहनत बेकार जाए, बच्चा को भी दिक्कत हो जाएगा भाई, ऐसा कुछ भी दिक्कत आपके साथ होना नहीं चाहिए। चलिए कहता है 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। कहने का मतलब मेरे भाई कि 120 को कुल कितनी विषम संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। तो हमने बोला प्राइम फैक्टरेशन, बिल्कुल प्राइम फैक्टरेशन कर लिया गया। अच्छा वहां जो है आप देखते होंगे कि जो भी विषम संख्या होता है, 1 हो 3 हो, है ना, 5 हो 7 हो, आपका 9 हो 11 हो 13 हो, तो आप उसमें देखिए उसमें 2 का नामो निशान कभी होता नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। तो जब अगर आपको ऑड फैक्टर चाहिए, ध्यान दीजिएगा सिंपल सा कंसेप्ट है, तो आपको 2 का नामो निशान समाप्त कर देना है। क्या करना है, 2 का नामो निशान ही समाप्त कर देना है, क्योंकि आप 2 के किसी भी पावर से अगर किसी अदरवाइज नंबर में गुना कीजिएगा तो हमेशा इवन दे देगा। अच्छा तो अब इसका कौन कौन सा फैक्टर, सिंपल सा बात सोचिए, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, तो आप ये कह सकते हो कि 2 पर पावर 0 से तो गुना कर सकते हैं हम सर। अरे भैया तो 2 पर पावर 0 का मान 1 होता है, 1 से किसी में गुना करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए पूरा को कैंसिल कर लीजिए, है ना। तो देखो अगर विषम गुणनखंडों का संख्या आपको चाहिए, हाँ वही पूछा गया, तो लिखेंगे कि इसलिए विषम गुणनखंडों की संख्या बराबर, तो 2 का नामो निशान हटा देना है विषम वाला में,
विषम गुणनखंडों की संख्या बराबर, आप जैसे काम करते हो वैसे कीजिए, है ना। फिर बाद बाकी में एक बढ़ा करके पावर में जैसे गुना करते हैं कर लीजिए। ये हो गया 2 गुना 2 कितना हो गया आपका 4, 2 गुना 2 कितना हो गया 4। अब देखिए यही बात लैंग्वेज के रूप में आपके समक्ष हमने लिख भी दिया है कि विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करनी हो तो 2 के पावर को छोड़ देंगे, नहीं छोड़ दे, तथा अन्य संख्या के पावर में जो है एक जोड़कर गुना कर लेंगे तो विषम भाजकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, सम वाला में क्या बोला गया था, जब आपको इवन फैक्टर निकालना था वहां बोला गया था 2 का जो पावर है वही ले लीजिए, उसमें कुछ भी परिवर्तन मत कीजिए, अन्य संख्या के पावर में एक जोड़कर गुना कर लीजिए तो समभाजकों की संख्या गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अभी विषम वाला बोल रहा है कि 2 का खात्मा कर दीजिए, 2 का कुछ भी नहीं लेना है, 2 को छोड़ दीजिए, अदरवाइज जो भी आपका संख्या है उसके पावर में जो है इस्तेमाल हुआ उसमें एक जोड़ करके जो है गुना कर लीजिए। वही बात लिखा हुआ, विषम भाजकों की संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो 2 के पावर को छोड़ दे तथा अन्य संख्या के पावर में एक जोड़कर गुना कर लेंगे तो विषम भाजकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब बताइए वही काम नहीं हुआ, अलग से बनाने की क्या आवश्यकता है, 2 के पावर को बिल्कुल छोड़ दिया गया है, अन्य संख्या के पावर में जैसे गुना करते हैं वैसे ही गुना करते हैं। अब आपको हम शुरू से दिखाते हैं 120 वाला प्रश्न। देखिए 120 वाला प्रश्न पे आइए। देखिए 120 के कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो गुणनखंड का संख्या, इसका टोटल गुणनखंड का संख्या आया था 16, यानी 120 को कुल कितनी संख्या से भाग दिया जा सकता है, 16 संख्या से। अब देखिए आगे जो प्रश्न आया वह क्या आया, 120 के सम गुणनखंडों का संख्या कितना आया 12, नहीं। अब जो प्रश्न आया आपके समक्ष वह क्या आया, विषम गुणनखंडों का संख्या। तो 120 का जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर था आपका, यानी 120 को टोटल 16 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, इतना 16, जिसमें आपने देखा ये आपका इवन जो हो गया वो आपका 12 फैक्टर था, ऑड कितना था 4, 12 प्लस 4 कितना हो रहा है 16। आप देख लीजिए, अगर आपको ऑड ऐसे नहीं निकालने का बात था, इवन के माध्यम से निकालते तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल करके उसमें इवन वाला घटा लीजिए, ऑड मिल जाएगा, तो और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ गए बात को, तो तीनों प्रकार का प्रश्न आपको क्लियर करवा दिया गया। देखो अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपको चाहिए, सुनिए आराम से, तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टरेशन कीजिए, पावर में एक जोड़ करके गुना कर लीजिए, भाजकों की संख्या गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको काउंट हो जाएगा। अगर आपको प्योर फैक्टर चाहिए, शुद्ध भाजकों का संख्या चाहिए, तो कुल भाजकों की संख्या में 2 घटाकर उत्तर देंगे, क्योंकि एक को और स्वयं को शुद्ध भाजक कहा नहीं जाता है। अगर आपको इवन फैक्टर चाहिए, समभाजकों का संख्या चाहिए, तो हमने बोला 2 के पावर जो इस्तेमाल हुआ है 2 के पावर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, है ना, 2 के पावर जो है वही ले लेना है, अदरवाइज जो भी संख्या उसके पावर में एक बढ़ा के जैसे गुना करते हैं उससे गुना कर लेंगे तो समभाजकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। हमने प्रोसेस आपको बताया था, 2 कॉमन कर लीजिए, उसके बाद जैसे जो बचा है उसमें जैसे आप जो नियम लगाते हैं नियम लगा लीजिए, वही नियम का पालन करना है, पावर में बढ़ा के गुना करना है 2 कॉमन करने के बाद। अगर आपको ऑड फैक्टर चाहिए तो 2 का नामो निशान समाप्त कर देना है, अदरवाइज जो बचा नंबर उसके पावर में जो भी इस्तेमाल हुआ पावर में बढ़ाकर गुना कर लीजिए, विषम भाजकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे भी देखते हैं। कहता है 2160 को कुल कितनी विषम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। हाँ ध्यान दीजिएगा, यानी 2160 का टोटल ऑड फैक्टर बताना है। चलिए तो प्राइम फैक्टरेशन कर लेते हैं। 2160 यानी 6 का क्यूब और एगो 0, तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, एगो 2 यहाँ, 2 पर पावर कितना हुआ 4। अब देखिए 3 पर पावर कितना हुआ 3 और 5 पर पावर कितना हुआ 1। विषम फैक्टर चाहिए इसलिए इसका खात्मा कर लीजिए, और अदरवाइज जो बचा विषम गुणनखंड का संख्या, अदरवाइज जो बचा संख्या उसके पावर में 1 बढ़ा करके जैसे गुना करते गुना कर लीजिए। यह हो गया आपका 1 जोड़ 1। अब देखो कितना हुआ मेरे भाई, यह हो गया 4 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 8। यानी 2160 को कुल कितनी विषम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है 8, यानी इसका टोटल कितना ऑड फैक्टर है 2160 का, तो 8 इसका ऑड फैक्टर है। कितना मेरे भाई 8 गो जो है इसका ऑड फैक्टर है, किसका 2160 का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहता 360 के कुल विषम गुणनखंडों का संख्या बताइए। क्या बताना था, विषम गुणनखंडों का संख्या। चलिए लगाते हैं लॉजिक, 360 का प्राइम फैक्टरेशन कीजिए। क्या लिखोगे 72 पचे 360, नहीं, अच्छा 72, 8 गुना 9, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, अच्छा 8 कितना हो गया आपका 8 गुना 72, अब 5 पर पावर कितना 1। विषम फैक्टर चाहिए, 2 का नामो निशान समाप्त कर दीजिए, अदरवाइज नंबर का जो भी पावर है उस पावर में 1 बढ़ाकर गुना कर लीजिए, है ना। देखो तो कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया आपका 3 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 6। कितना 6, यानी 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड है, तो 6 विषम गुणनखंड है। कितना 6 विषम गुणनखंड है। चलिए
आज का प्रश्न यहीं ब्रेक करते हैं। आज का क्लास यह प्रश्न संख्या 327 है, 327 नंबर तक। इसके बाद का क्लास जो है वह कल कंटिन्यू, क्योंकि समय हो चुका है। आगे झारखंड जीके का भी बैच है। एक बार हम आपसे फिर बता देना चाहते हैं, अभी जो हम लोग का ऑफर चल रहा है, देखिए यह जो मैथ्स का बैच है इसको अब मात्र कर दिया गया है, मात्र जो है वह 101 रुपया में कर दिया गया। कितना मेरे भाई? 101 रुपया में, है ना। आपका झारखंड जीके का जो बैच है, हाँ, झारखंड जीके का जो बैच है अभी वह मात्र 51 रुपया में उपलब्ध है। और साइंस में एक बायो का बैच है, यानी बायोलॉजी का बैच है, जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट होने वाला है, वो अभी मात्र 51 रुपया में उपलब्ध है। तो जो भी मेरे प्यारे बच्चे अभी भी हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, इस बैच में आराम से जुड़े, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका गारंटी तो हम बार बार देते आ रहे हैं। तो आराम से जुड़ सकते हैं, सारा का प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारा PDF आपको प्रोवाइड किया जाता है। जहां कुछ भी दिक्कत हो, आप मैसेज के माध्यम से, आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाता है, आप वहां संपर्क करके अपना सारा समाधान आप करवा सकते हैं। हाँ, आपको मैं भी बात बोल दी है कि डाउनलोडिंग का ऑप्शन आपको एप्लीकेशन में दे दिया गया, आप डाउनलोड कर करके ऑफलाइन एप्लीकेशन में ही देख सकते हैं, बाहर आपके फोन के मेमोरी में जाने वाला नहीं है। और भी किन्हीं को कोई प्रकार का दिक्कत हो तो कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कीजिए, सारा समाधान जितना हो सकेगा हम जरूर करेंगे। और बस आप लोग से यही विनम्र निवेदन करते हैं कि थोड़ा आसपास के जो भी लोग हैं उनको थोड़ा जरूर बताइए। चलिए आज हम यही ब्रेक लेते हैं और फिर मुलाकात होगी कल। जय हिंद, जय भारत।